खबरदार जो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। हटो यहाँ से, मैं चाकू मार दूंगी। अरे रुको रुको, रश्मि मैं हूँ रतन, तुम्हारा पति। रतन तुम? ये कैसा मजाक है रतन? अगर मैं तुम्हें चाकू मार देती तो क्या? अगर बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो मैं क्या, कोई भी पति खुशी खुशी मर जाएगा। रतन खबरदार, जो तुमने फिर कभी मेरे सामने मरने की बात की तो। ओके बाबा, नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए मुझे छुट्टियां मिल गई है, हमें अभी निकलना है। सच्ची? मुच्ची। रतन मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। क्या हुआ? देखता हूँ। This is to inform you, my dear पतिदेव, हम पानी लाना भूल गए हैं। Not to worry, यहीं जंगल में कुछ दूर अंदर एक छोटी नदी है, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। आगे चलकर कूलेंट डलवा लेंगे, तुम यहीं रुको। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके हाथ का चूड़ा बता रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई है। अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसका पति कितना हैंडसम होगा। क्यों ना इसके शरीर पर कब्जा कर इसके पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? रश्मि! रश्मि! क्यों रतन साहब, मजाक क्या आप ही को करना आता है? रश्मि, ये कोई मजाक है? मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। सर, आपके रूम 202 की चाबी। थैंक यू। रश्मि, तुम भी नहा लो, सफर की थकान मिट जाएगी। तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं सो जाऊं तो पहले से ही सॉरी। जोरों की भूख लगी है। भूख मिटाने के लिए मुझे कोई शिकार चाहिए। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! चुड़ैल से बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, और मैं लगी हूँ तुझे बचाने।
वाह, मजा आ गया। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना था। ओह, अरे क्या हुआ पतिदेव, उठ क्यों गए? रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? रात के 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ ना पाकर इतने परेशान हो गए थे। इतना प्यार करते हो मुझसे। ये मजाक का वक्त नहीं है रश्मि। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे मुंह पर लाल लाल क्या लगा है? दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने बाहर चली गई थी और बाहर ही एक मच्छर मेरे मुंह के पास बैठकर मेरा खून पी रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। तो खून लगा होगा बस। अब सवाल जवाब ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो। सूरज सर पर आने को है, लेकिन भोला का अभी तक कुछ पता नहीं। कहाँ है भोला? सर, किचन में रात के वक्त बहुत चूहे आते हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए किचन में ही सो गया था। किचन में सोया था तो क्या किचन खा गया उसे, या सारे चूहे मिलकर उसे अपने बिल में ले गए? बोलो। आने दो उसे, नौकरी से निकलवा दूंगा आज मैं उसे। कहाँ चला गया यार तू भोला? अरे वाह, मिल गया शिकार। अरे जाना ही था तो कम से कम अपने इस जिगरी दोस्त पवन को भी साथ ले जाता। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गई पवन। मजा आ गया। इस होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसते हैं। पहले भोला गया पवन। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? पता तो करना होगा। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रश्मि। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं रतन, बस आज हम बहुत ज्यादा घूमे ना, इसलिए थक गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। जो बीवी का हुक्म। आज कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे होटल के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे सर, आपको जो पता लगाना है लगा लीजिए, मगर मुझे जाने दीजिए। बहुत जोर की नींद आ रही है। चुपचाप बैठा रह मेरे साथ, वरना कल हम दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा। सर, ये क्या? हमारे होटल में चुड़ैल? इसका मतलब पवन और भोला को इसी ने गायब किया है। कहीं इसने उन दोनों को मार तो नहीं दिया? ओ मेरी माँ! अरे वाह, आज एक नहीं 2 शिकार मेरा भोजन बनेंगे। आज तो 56 भोग की थाली सज गई मेरे सामने। भागो भागो,
होटल में चुड़ैल है, भागो। अरे भागते भागते कहाँ हो? पहले भूख तो मिटाने दो मेरी। मेरा ऑर्डर तो लिख लो। ये शोर कैसा? अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। कोई बचाओ हमें इस चुड़ैल से, बचाओ। ए चुड़ैल, छोड़ दे इनको, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। तू मुझे मारेगा? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगी। जय बजरंगबली। आज तो जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगी और सबको मार दूंगी। ओह गॉड, इस चुड़ैल ने रश्मि पर कब्जा कर रखा है। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव। थैंक यू। बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सोते थे। उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। 6 साल का शुभम अपने दादाजी के साथ घर के बरामदे पर सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो नींद से जाग उठा। उसे अपने से करीब 20 मीटर की दूरी पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिख रही थी। उस औरत के बाल सिर से पांव तक थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरा था। शुभम कुछ देर तक उस औरत को यूं ही अजीब तरीके से देखता रहा, पर फिर वो औरत शुभम को अपने पास आने का इशारा करने लगी। शुभम भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और तभी वो औरत शुभम के चेहरे को छूती है और फिर उसे लिए कहीं बहती हवाओं के बीच गायब हो जाती है। अगली सुबह दादाजी अपने पास शुभम को नहीं पाते हैं तो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घर वालों से भी शुभम के बारे में पूछते हैं, लेकिन घर वाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करने लगते हैं। अरे ओ किशन बाबू, तुमने कहीं शुभम को देखा है? अरे कमाल करते हैं बाबूजी आप ही के साथ तो वो हर रात सोता है और आप हमसे ही सवाल कर रहे हैं। पता नहीं शुभम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूं उसे। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी वो एकदम से भागते हुए बरामदे पर आते हैं, जहां उन्हें शुभम का चप्पल यूं ही पड़ा मिलता है। उसे देखते ही दादाजी चिल्लाने लगते हैं, हे राम, हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई। मैंने पहले ही मना किया था, छोटे बच्चों को बरामदे पर मत सोने के लिए भेजो, पर इस बूढ़े आदमी की बात कौन सुनता है। तभी वहां किसान भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? शुभम गायब नहीं हुआ, बल्कि वो बांझ चुड़ैल हमारे शुभम को अपने साथ ले गई है। अरे क्या बाबूजी, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। अरे तुम लोग बेवकूफ हो और रहोगे। तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि वो बांझ चुड़ैल वापस इस गांव में लौट आई है, अपना 27 साल पुराना बदला पूरा करने। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे और भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं। वो सब मिलकर शुभम को पूरे गांव में ढूंढते हैं,
पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। अरे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आता कि शुभम गांव में नहीं खोया है, बल्कि उसे उस कलमुही ने अपने सुरंग में छिपा रखा होगा। तुम सबको वहां जाना चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, मुझे लगता है बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारा शुभम सच में किसी चुड़ैल डायन के पास हो। अरे क्या सरिता, तुम भी बाबूजी की बातों में आ गई? हम लोग अपना वक्त बस जाया करेंगे। जी कोशिश करने में क्या जाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने बच्चे के खातिर एक बार हमें दादाजी की बताई हुई जगह पर चलकर देखना चाहिए। फिर सभी लोग दादाजी की बताई हुई जगह के लिए निकलते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और आखिरकार वो लोग एक सुरंग के पास जाकर रुकते हैं। गांव के कुछ और जानकार भी उनके साथ थे। इस सुरंग को खोदना चालू करो। इसे तब तक खोदते रहो जब तक इसके नीचे से खून की बूंदें और चीखें ना सुनाई पड़ने लगे। बाबूजी, मुझे लगता है सच में आप बुढ़ापे में सठिया चुके हो। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा कि ऐसा सब करने से कुछ नहीं होने वाला? इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चे को खोजें। किसान, चुपचाप इन्हें अपना काम करने दो। बीच में दखलंदाजी किए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। दादाजी की डांट के बाद कुछ समय के लिए किशन शांत होकर तमाशा देखता है। तांत्रिक ठीक उसके बगल में खड़े होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गया था। किशन का गुस्सा और परिस्थितियों का बिगड़ना दोनों समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। किशन एकदम से चिढ़ गया और बोला, अब अगर आप लोगों को इस बकवास में शामिल होना है तो होइए। मैं अब अकेला ही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल रहा हूं। इतना बोलता हुआ किशन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके पैर जमीन से चिपक गए, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ठीक उसी वक्त खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक बच्चे की चीख सुनाई पड़ने लगी और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखने लगे। गौर से सुनो इस आवाज को। तांत्रिक, तुम अपनी प्रक्रिया को तेज कर दो। जो शख्स खुदाई कर रहा था वो कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा, लेकिन तभी उसे किसी हाथ ने एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया, जिससे एक झटके में वो पाताल के भीतर समा गया। ठहरो सभी, सब इस गड्ढे से दूर हटो। तांत्रिक कुछ गंगा जल की बूंदें उस खुदाई स्थान पर छिड़कता है, जिससे उस जगह का शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे उस गड्ढे के करीब जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बीजें होती है। वो जैसे ही उन बीजों को उस जमीन पर छिड़कते हैं, तभी जमीन के नीचे से एक बच्चे की लाश ऊपर आ जाती है और चेहरे पर से मिट्टी हटाने के बाद उन्हें दिखता है कि ये तो उन्हीं का शुभम है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? सभी रोने लगते हैं, शुभम की मौत का मातम मनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक उन सबको शांत करते हुए कहते हैं, देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी घोर साधना में लीन होने जा रहा हूं। आप सब कुछ समय के लिए शोर ना मचाएं। इसके बाद तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का उपयोग शुरू करते हैं। कुछ देर के भीतर एक औरत सामने प्रकट होती है। तो तू थी वो जिसने ये खेल रचा है। अब बता, शुभम कहाँ है? तूने उसका क्या किया है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और उसकी आत्मा को परलोक भेज दिया। बहुत मजा आता था ना गाँव वालों, मेरे बांझ होने का मजाक बनाने में। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन तूने हमारे बच्चे को क्यों छीना? उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था?
बिगाड़ा उसने नहीं, बल्कि तूने था बूढ़े। याद है 27 साल पहले जब तूने पूरे गांव में मुझे अशुद्ध और एक चरित्रहीन औरत घोषित कर दिया था और मेरे बांझपन का मजाक बनाया था। आखिर मैं विवश होकर मुझे आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन मैं फिर गांव लौट आई एक भयानक चुड़ैल बनकर। लेकिन उस बार भी तूने मुझे अपने मकसद में सफल होने नहीं दिया। अंजाम तेरे सामने है। अरे अगर बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती। मेरा पोता तो बेचारा बेकसूर था। बदला तो मैं तुझसे ही लेने आई थी। मेरे मरने के अगले दिन सबसे पहले मैं तेरे ही लड़के को उठाने आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। लेकिन आज मेरा मकसद कामयाब हो गया। इतना कहते हुए वो चुड़ैल हवाओं में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट कर शुभम की लाश पर रोने लगा। इसी के साथ कहानी का यही अंत होता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूं। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है,
एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है। रुक जा हत्यारे! अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया? क्यों, कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है।